नमस्कार। E2A एंट्रेंस टू एकेडमिया में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष हुआ ड्यूरेंट लाइन के ऊपर, एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग। सो मुझको लगा कि इस विषय के ऊपर कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम लोग जान पाए कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है ये क्या है, और इसका जो क्रिएशन है इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। तो चलिए हम लोग आज इस हिस्ट्री के ऊपर कुछ देखते हैं। ड्यूरेंट लाइन बेसिकली एक कॉलोनियल फ्रंटियर है। जो हेनरी मोर्टाइमर ड्यूरेंट एक कॉलोनियल सिविल सर्वेंट था, उनके अफगान सुल्तान या अमीर के साथ एक डिस्कशन हुआ था 1893 में, और उस एग्रीमेंट के वजह से जो लाइन हुआ था उसी को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। दिस ड्यूरेंट लाइन सेपरेट्स अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान, but it was originally intended to separate British India from Afghanistan. But what's the history behind its creation? It goes back to the beginning of the 19th century. जब अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री था और जब सिख पंजाब में अपना स्टेट क्रिएट कर रहे थे, उस समय सिखों ने पेशावर ले लिया था अफगानिस्तान से। इसको लेके अफगानिस्तान का बहुत सारा ऑब्जेक्शंस था, क्योंकि पेशावर उनका जमीन था, पश्तून मेजॉरिटी एरिया था, पर सिखों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ उसमें वो लोग वो एरिया हार गए थे। उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब के साथ एक अलायंस क्रिएट किया, तब उन्होंने भी पंजाब के क्लेम्स के सपोर्ट करते थे, एंड दे वर इन फेवर ऑफ पेशावर रिमेनिंग विद द सिख्स। हालांकि इसी समय एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हुआ। ग्रेट गेम का एक कॉन्सेप्ट आया। ये ग्रेट गेम का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली 19th सेंचुरी में ब्रिटेन और रशिया के बीच एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा था कि कौन एशिया के ऊपर अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश कर सकता है। सेंट्रल एशिया वाज द मेजर जोन वेयर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू पावर्स वाज प्लेइंग आउट। रशिया एक तरफ साउथवर्ड एक्सपेंशन करने का कोशिश कर रहा था। दे वर ट्राइंग टू मूव इनटू अफगानिस्तान, एंड थ्रू अफगानिस्तान दे वर ट्राइंग टू कम इनटू इंडिया। The British, on the other hand, were eager to ensure that there is a buffer territory between themselves and the Russians, क्योंकि उनका डर था कि अगर रशियंस को हम इतना तक आने देंगे तो उनका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली रशियंस इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। सो द ब्रिटिश वांटेड टू स्टॉप दैट एट ऑल कॉस्ट्स। सो इसीलिए अफगानिस्तान का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया था ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस में। They wanted to ensure that Afghanistan remains friendly to the British and not to the Russians. इसीलिए ब्रिटिश ने बहुत सारे मिशंस भी भेजना शुरू किया अफगानिस्तान में। अलेक्जेंडर बर्न्स नाम के एक एक्सप्लोरर थे, उसका बहुत बड़ा रोल था अफगानिस्तान के जो उस समय का अमीर था दोस्त मोहम्मद, उनको मनाने में कि आप ब्रिटिश के साथ अच्छा संबंध रखिए और रशिया के साथ मत रखिए संबंध। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उनका कुछ थिंकिंग और था। उन्होंने देखा कि दोस्त मोहम्मद जो है वो बेसिकली एक कॉशियस डिप्लोमेसी करने का कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो ब्रिटिश के साथ संबंध रख रहा था अच्छा, बट देन ही वाज आल्सो ट्राइंग टू ओपन अ डिप्लोमेटिक चैनल विद द रशियंस। तो रशियंस भी डिप्लोमेटिक एम्बेसीज भेज रहे थे काबुल में दोस्त मोहम्मद के पास, और इससे ब्रिटिश का जो सस्पिशन था वो बढ़ गया। उनको वो समझने लगा कि दोस्त मोहम्मद इज ट्राइंग टू बिट्रे देम। All these things were happening around 1837 to 38 when the great game was actually picking up. तो इस डर के वजह से उस समय के जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने कहा कि नहीं, हमको दोस्त मोहम्मद को हटाना चाहिए पावर से, एंड वी शुड हैव अ एलाई इन प्लेस जो हमारे ब्रिटिश के इंटरेस्ट को देखेंगे। अफगानिस्तान में ऐसे कोई शासक को होना होगा। तो दैट्स व्हाई अलेक्जेंडर बर्न्स वाज रिकॉल्ड बैक to India, and then in 1839 the Shimla Manifesto was issued by Lord Auckland, which called for the removal of Dost Muhammad and the installation of Shah Shuja as the Emir of Afghanistan. इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हुए एक आर्मी ऑफ द इंडस को इकट्ठा किया गया। So this was a huge initiative at that point of time. Almost 30,000 troops assemble किया गया था by the British East India Company to invade Afghanistan. गौरतलब ये भी है कि इस समय पंजाब वाज अंडर द सिख्स, सो दे कुड नॉट डायरेक्टली अटैक थ्रू पंजाब। दे वांटेड पंजाब टू हेल्प देम इन द इन्वेशन। रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी करने का कोशिश हुआ, पर रंजीत सिंह ने कह दिया कि मैं ट्रूप्स नहीं दूंगा और पंजाब के थ्रू से आपको इन्वेड भी नहीं करने दूंगा।
तो दैट्स वाई द ब्रिटिश हैड टू इन्वेड थ्रू सिंध। और सिंध के इन्वेड करते हुए जो हुआ, वन, they had to take the much more longer route through the Bolan Pass, and two, the resources were also much more scarcer in that region। तो इसीलिए उसको ट्रूप मूवमेंट्स में बहुत डिफिकल्टीज हुआ, लॉजिस्टिक्स मेंटेन करने में बहुत दिक्कत हुआ। और एक बड़ा प्रॉब्लम था ये ब्रिटिश आर्मी का कि इसका जो ट्रूप्स था, इससे ज्यादा इसका कैंप फॉलोअर्स थे, इसके वाइव्स, इसके चिल्ड्रन, इसके सर्वेंट्स, बहुत सारे लग्जरी गुड्स और कमोडिटीज। हालांकि ये कहा जाता है कि सम पीपल इवन टुक देयर पियानोज विद देम व्हाइल दे वर इन्वेडिंग अफगानिस्तान। सो नेचुरली इट प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, एज वी शैल सी। तो ये आर्मी ऑफ द इंडस जब काबुल पहुंचे, इनिशियली दे वर एबल टू इजीली विन ओवर the city, they did not face much of a problem। दोस्त मोहम्मद एग्जाइल में चले गए इंडिया में, and Shah Suja was now installed as the Emir of Afghanistan। But this is where the difficulties now start happening from 1839 onwards। 1839 में ब्रिटिश आए और जो होने लगा बेसिकली कि एक तरफ जो अफगान महिलाएं थे उसके साथ ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे या ऑफिसर्स थे वो लोग संबंध बनाने लगे। दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक जो ह्यूमिलिएशन होता है फॉरेन ऑक्यूपेशन का, वो अफगान के ऊपर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि अफगान्स, एज वी वेरी वेल नो, दे आर अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड फ्री माइंडेड पीपल, एंड दे हैव नेवर टॉलरेटेड फॉरेन ऑक्यूपेशन। हम लोग कंटेम्पोररी हिस्ट्री से भी जानते हैं कि कैसे रशियंस और अमेरिकन्स को उन्होंने अपने देश में कभी स्वीकार नहीं किया। तो सेम थिंग हैपेंड विद द ब्रिटिश, द अफगान्स डिड नॉट टॉलरेट अ फॉरेन ऑक्यूपेशन। अल्टीमेटली 1841 के दिसंबर में अफगान्स ने एक रिवोल्ट किया। अलेक्जेंडर बर्न्स जो ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑफिसर थे काबुल में, उनको मारा गया। विलियम मैकनाटन एक मिलिट्री कमांडर थे, उनको भी मारा गया। एंड देन द ब्रिटिश वर फोर्स्ड टू हैव अ ट्रीटी विद द अफगान्स, और किसी तरह से उन्होंने अफगान से ये प्रॉमिस लिया कि आप हमको हैरस मत कीजिए, वी आर रिटर्निंग बैक फ्रॉम काबुल। पर जब वो काबुल से गजनी आ रहे थे, दे वर कमिंग थ्रू अ पास, अ हिल पास थ्रू द हिंदू कुश, और उस समय वो जो रिट्रीट फ्रॉम काबुल कहा जाता है वो इतना डिजास्टर्स था कि विंटर में जब स्नोफॉल हो रहा है, जब मोस्ट ऑफ द रूट्स आर क्लोज, जब वो इतना नैरो एक पास से वो लोग आ रहे हैं, तब जो अफगान ट्राइब्स थे उनके ऊपर बहुत अटैक किया। मेनी पीपल डाइड आउट ऑफ हंगर एंड स्टार्वेशन। एंड अफगान्स के पास जो गन्स थे वो भी बहुत सुपीरियर तरीके के गन्स थे, क्योंकि अफगान्स जो स्नाइपर्स थे उनके गन का रेंज ऑलमोस्ट 800 यार्ड तक था, whereas the British had guns which had range of only 150 yards। तो आप समझ सकते थे कि क्या हुआ था वो ब्रिटिश ट्रूप्स के साथ। कंडीशंस ऐसा हद तक, इतना हद तक बुरा हो गया था कि their troops were around almost 16,000, but only 3 or 4 people arrived at Ghazni। तो it was a huge and massive military disaster। उसके बाद ब्रिटिश ने अपना प्रेस्टीज बचाने के लिए फिर एक आर्मी ऑफ रेट्रीब्यूशन भेजा काबुल में। अल्टीमेटली दे बर्न डाउन काबुल, but then nothing was achieved out of this, and Dost Muhammad had to ultimately be brought back and reinstalled as the Emir of Afghanistan। तो ये first जो एंग्लो अफगान वॉर था, this was a massive defeat for the British। इसके बाद 20 years तक things were peaceful। The British tried to have a diplomatic relationship with Afghanistan। Their ultimate aim, as we have already discussed, was to ensure that the Russians do not come into this region। 1860 से रशिया बहुत एक्टिव हो गया सेंट्रल एशिया में। They started conquering cities like Samarkand, Tashkent, Bukhara, etc., etc। So 1870s में ब्रिटिश फिर एक्टिव हो गए in order to have a good diplomatic relationship with Afghanistan। उस समय अफगानिस्तान का जो एमिर था, दोस्त मोहम्मद के मृत्यु के बाद उनके साथ उन्होंने बातचीत करने का कोशिश किया, उनको कन्विंस करने का कोशिश किया कि आप ब्रिटिश के साथ एक ट्रीटी साइन कीजिए और मिशंस को एक्सचेंज करने का मौका दीजिए, एक ब्रिटिश डिप्लोमेटिक मिशन रखने दीजिए काबुल में। बट ही रिफ्यूज टू डू सो। ऑन द अदर हैंड, जब रशियंस एक्सपैंड कर रहे थे सेंट्रल एशिया में, उन्होंने भी दबाव डाला अफगान एमिर के ऊपर, एंड ही वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अ रशियन मिशन। So this is what increased the British suspicion even more। And Lord Lytton, who was the Governor General in 1874 to 1880, he basically decided that we have to take a stern action with Afghanistan, or else Russia will enter into this region and it will be a huge threat to British India। उन्होंने basically 1878 में एक British mission को भेजा। The Emir was forced to accept it, but the Afghan people were very angry and they rose up in rebellion against it and even killed the British resident in Bala Hisar, which was the fort in Kabul। तो ये इंसिडेंट एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन था ब्रिटिश के लिए।
हालांकि जो अमीर था उन्होंने कहा कि मेरा कोई हाथ नहीं है इस जो वायलेंस हुआ इसमें, बट देन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एडमिट इट, and then military expedition was sent under Lord Roberts, who was the British military commander of that point of time. और लॉर्ड रॉबर्ट्स के नेतृत्व में ये जो ब्रिटिश मिशन गया, उन्होंने अफगान्स को बहुत सारे बैटल्स में डिफीट किया, पर उनको भी बहुत सारे डिफिकल्टीज हुआ, जैसे कि बैटल ऑफ मेवंद में द ब्रिटिश वर डिफीटेड बाय एन अफगान फोर्स फ्रॉम हेरात. हाउएवर अल्टीमेटली द ब्रिटिश वर एबल टू विन. एंड ये जो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर है, इसके बाद अब्दुल रहमान नाम के व्यक्ति अमीर होता है अफगानिस्तान का. He was forced to accept the treaty with the British, and he also agreed to hand over the responsibility of Afghanistan's foreign policy to the British. तो ultimately उन्होंने मान लिया कि ब्रिटेन का एक डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी है ओवर अफगानिस्तान, एंड अफगानिस्तान शुड सर्व एज अ डिप्लोमेटिक बफर बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया. तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, इसी का ही आउटकम है ड्यूरेंट लाइन. बेसिकली ब्रिटिश का एम था ये इंश्योर करना कि हमारे पास फिक्स्ड बाउंड्रीज रहे, ताकि हमको पता चले कि किधर हमारे अथॉरिटी है और किधर रशिया के अथॉरिटी है, और ये जो बफर जोन है बीच में अफगानिस्तान का, इतना एक्सटेंड कितना होना चाहिए. सो बेसिकली इस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए द ब्रिटिश स्टार्टेड हैविंग डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस विद द अफगान्स, एंड दिस इम्पोज प्रेशर ऑन अब्दुल रहमान टू एग्री ऑन अ बाउंड्री. 1893 में हेनरी मोर्टाइमर ड्यूरेंट, जो कि ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके साथ ये फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ, एंड अब्दुल रहमान द एमीर ऑफ अफगानिस्तान साइंड इट. इस डिसीजन के वजह से जो हुआ, ये जो पश्तून टेरिटरी था, दिस वाज देयर इन पार्ट्स ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान एज वेल. मॉडर्न डे पाकिस्तान के जो टेरिटरीज है, जो खैबर पख्तूनख्वा और जो पहले फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल टेरिटरीज था, उसको FATA कहा जाता था, अब वो खैबर पख्तूनख्वा के पार्ट है. वो जो टेरिटरीज है वो सब पश्तून टेरिटरीज था, वो अफगानिस्तान के पार्ट था. पर इस जो डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और वॉरफेयर चल रहा था, इसके वजह से द ब्रिटिश फॉर देयर ओन सिक्योरिटी दे टुक ओवर दिस एरियाज एंड फोर्स्ड द अफगान्स टू एक्सेप्ट इट. सो ये ड्यूरेंट लाइन उस समय जो साइन हुआ था, उसको एक बड़ा ह्यूमिलिएशन माना गया था. हालांकि द अफगान्स वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट because they could not counter the British, but it remained a huge painful memory for them for a long time to come. अल्टीमेटली क्या हुआ, जब पाकिस्तान क्रिएट हुआ 1947 में, तब अफगानिस्तान एक ख्वाब देखने लगा कि ये जो टेरिटरीज है जो ब्रिटिश हमसे छीन लिया था, वी कैन स्टिल गेट इट बैक. एंड पाकिस्तान ऑल्सो स्टार्टेड परसिक्यूटिंग इट्स पश्तून माइनॉरिटीज, क्योंकि जो पश्तून कम्युनिटीज थे खैबर पख्तूनख्वा के, जिसको उस समय नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था, उन्होंने डिमांड किया कि हमारे लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले, हमारे जो ये एरिया है, ये ट्राइबल टेरिटरी है, उसको ऑटोनॉमी दिया जाए. But Pakistan refused to grant recognition to any such status. So the Pashtun communities of Pakistan also started showing sympathy towards Afghanistan. और अफगानिस्तान मानने लगा कि ये सब टेरिटरीज तो हमारे ही टेरिटरी है, पाकिस्तान शुड बेसिकली रिटर्न दिस टेरिटरीज टू अस. तो इसके वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 1947 में, वो आज तक चलते रहा है. यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के एक बड़ा लीडर थे. ही वॉज ऑल्सो अ मेजर लीडर ऑफ द Pakhtun movement. He was a Pashtun himself, and his demand was that his region should receive autonomy under the Pakistan government, which was never accepted. तो ये पश्तून कम्युनिटीज का एक बहुत बड़ा ग्रीवांस रहा है आज तक. हम आज जो देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बेसिकली वो पुराने कॉन्फ्लिक्ट का एक कंटिन्यूएशन है, कि ये जो पश्तून कम्युनिटी का ख्वाब है कि हम एक यूनाइटेड पश्तून एरियाज में रहेंगे, उसी को एक रिवाइव करने का एक कोशिश है. अफगानिस्तान गवर्नमेंट का यही कहना है कि ये एरियाज के ऊपर पाकिस्तान रिसेंट ईयर्स में जो जो एक्शन लिया है, जैसे कि रेफ्यूजीज को एक्सपेल किया है या बॉम्बिंग किया है, ये बंद होना चाहिए. तो इसी हिस्ट्री को लेके ये इम्पैक्ट करते हैं आज के कंटेम्पोररी इवेंट्स में, एंड इट रिमेन्स फॉर अस टू सी हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट पैन्स आउट इन द फ्यूचर. I hope you people would like this video, and if you're interested in this content, to like and share and subscribe to this channel. Thank you.